सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा वाराणसी दौरा। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बीजेपी सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित। बीजेपी उम्मीदवार जुगलजी ठाकुर भी जीते। कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर और धवल झाला ने राज्यसभा उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी से दिया इस्तीफा। केंद्रीय बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया नए भारत के निर्माण का बजट। कहा, गरीबों को बल और युवाओं को बेहतर भविष्य के साथ विकास को मिलेगी तेजी। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इसमें 10 साल का विजन और 5 साल के लक्ष्य किए गए हैं तय। उद्योग जगत और आर्थिक संगठनों ने भी बजट का किया स्वागत। कहा, निवेश बढ़ाने के साथ रोजगार के मौके होंगे पैदा। स्टार्टअप और महिला उद्यमिता को भी मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी ने बताया सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी और क्रांतिकारी। विपक्ष ने कहा, बजट में कुछ भी नया नहीं। और क्रिकेट विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया की श्रीलंका से भिड़ंत आज। मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने। बांग्लादेश को हराने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड के बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करने के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पौधारोपण अभियान आनंद कानन की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बड़ा लालपुर में दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केंद्र में करीब 5000 पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां वो सदस्यता अभियान को शुरू करेंगे और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर वाराणसी में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने निर्वाचन क्षेत्र का ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार के प्रति विश्वास जताने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया और 27 मई को वाराणसी का दौरा किया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के साथ वाराणसी हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बीजेपी आज से एक बार फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सदस्यता अभियान के द्वारा 20% नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी इस मौके पर मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व इस महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भाजपा संगठन पर्व 2019 सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी की पकड़ अपेक्षाकृत उतनी मजबूत नहीं है जितना देश के दूसरे राज्यों में है, लिहाजा पार्टी यहां जमीन तैयार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सदस्यता अभियान शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गौरीगंज में पार्टी ऑफिस से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके अलावा पीयूष गोयल गोवा में इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
सदस्यता अभियान 6 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करके या सदस्यता पत्रक भरकर पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर सकेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समाचार पत्रों में लेख लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने दैनिक राष्ट्रवाद में रचे बसे राजनेता शीर्षक लेख लिखा है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि परिस्थितियां ही नायक का निर्माण करती हैं। स्वाधीन भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस कहावत को चरितार्थ किया। बैरिस्टर के रूप में प्रशिक्षित होने के बावजूद शिक्षा, शिक्षण और भारतीय संस्कृति उनकी पहली रुचि थे। 33 साल की युवा आयु में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। भारत के इतिहास में सबसे युवा कुलपति वो बने। अगर चाहते तो आजन्म मां सरस्वती के इस प्रतिष्ठित मंदिर में ही जीवन गुजार सकते थे, लेकिन 1930 के दशक के अविभाजित बंगाल की राजनीतिक उथल पुथल ने उन्हें राजनीति में प्रवेश करने के लिए विवश किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रति आस्था विकसित की जाए। अपनी संस्कृति, परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन 3 मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के विकास में जन भागीदारी का महत्व समझते हुए उन्होंने जो रास्ते सुझाए वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनका पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। कश्मीर से परमिट राज समाप्त करने और उसे भारत का भिन्न अंग बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़े राजनेता होने के साथ ही कुशल सोच के मालिक भी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। एक नजर उनके जीवन सफर पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वो 1923 में सीनेट के सदस्य बने। उन्होंने 1937 में बैरिस्टर की परीक्षा पास की। कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया, लेकिन कांग्रेस ने विधायिका का बहिष्कार किया और इसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए। 1947 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री का जिम्मा सौंपा, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के भारत के समझौते के चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में मंत्रिमंडल से अलग हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघ चालक गोलवलकर के कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में जनसंघ के 3 सांसद चुनकर आए। इसके बाद 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों की मदद से उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के भारत में विलय के समर्थक रहे। देश के इस वीर सपूत ने 1953 में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक और बीजेपी उम्मीदवार जुगलजी ठाकुर कल हुए उपचुनाव में गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। एस जयशंकर को 104 वोट मिले और जुगलजी ठाकुर को 105 वोट मिले। एस जयशंकर और ठाकुर के बीजेपी के 100 विधायकों के अलावा एनसीपी के 1 विधायक, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और कांग्रेस के 2 असंतुष्ट विधायकों अल्पेश ठाकुर और ज्वाला के वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों चंद्रिका चुड़ासमा और गौरव पांड्या को 70-70 वोट मिले। पूर्व विदेश सचिव जयशंकर को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद संसद में निर्वाचित होना जरूरी हो गया था। गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी। 2 सीटों के लिए अलग चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर दिया। सबसे पहले मैं अपना आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा की स्टेट लीडरशिप जो मेरे साथ बैठी है यहाँ, सब विधायकगण और जिन्होंने भी आज सपोर्ट किया है, मैं सबको अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने नामांकन के समय में कहा था, विदेश मंत्री और गुजरात का एक नेचुरल पार्टनरशिप है। गुजराती सबसे ज़्यादा ग्लोबल लोग हैं हमारे देश में। ऐसा कोई देश नहीं है जहां गुजराती नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। और अब बात बजट से जुड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में 2019-20 के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल सुरक्षा बजट की मुख्य बातें रहीं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यू इंडिया के निर्माण की शुरुआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत सफल हो सकता है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को $50 खरब की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत की। बजट में अगले दशक के लिए सरकार के 10 साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास, डिजिटल इंडिया, प्रदूषण मुक्त भारत, मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन और नदियों की सफाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने, स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया की भावना को विकसित करने की बात कही गई है। I flag here the 10 points of our vision laid before us. Building physical, social infrastructure, digital India reaching every sector of the economy, pollution-free India with green Mother Earth and blue skies, Make in India with particular emphasis on MSMEs, startups, defense manufacturing, automobiles, electronics, fabs and batteries, and medical devices. Water management, clean rivers, blue economy, space programs, Gaganyaan, Chandrayaan, and satellite programs, self-sufficiency and export of food grains, pulses, oil seeds, fruits and vegetables, healthy society, Ayushman Bharat, well-nourished women and children, safety of citizens, Team India with Jan Bhagidari, minimum government, maximum governance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को नए भारत के निर्माण का बजट बताया है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि इसमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी की भी चिंता है। हर घर जल पहुंचाने का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए एक मजबूत कदम है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है
कि इन्हें पूरा किया जा सकता है, ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ साफ नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा। बजट में लिए गए फैसले अगले दशक की नींव मजबूत करने के साथ ही नौजवानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। ये बजट आपकी अपेक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट को 10 साल के विजन को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में 10 साल का विजन और 5 साल का टारगेट सेट किया गया है। बजट 2019 में स्टार्टअप्स को टैक्स लाभ का एक पूरा सेट दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में ग्रामीण और शहरी के साथ साथ पूरे समाज का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि आम बजट में गांव, गरीब, किसान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर दिया गया है और हमने बजट के जरिए एक बेहतर भारत बनाने की कोशिश की है। All the targets are reasonably, realistically placed. Every target that we've given, tax collection, revenue collection, are all absolutely reasonable limits. There's no exaggeration of tasks or the assignment. So I would think there's emphasis on green, affordable, ease of living for common citizens. Infrastructure gets priority, like the way in which the last 5 years, consumption in the rural areas is being pumped by the government's expenditure on infrastructure so that in situ benefits for workers who are working in these projects will reach money, actual money, real money will reach the rural consumer. So broadly, that's the kind of line we've taken. Startups have been given a whole set of tax benefits. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम कदम बताया। भारतीय परंपराओं को लेते हुए और अच्छी नीतियों को और कार्यक्रमों को लेकर 5 ट्रिलियन US डॉलर की जो इकोनॉमी भारत को बनाने का सपना मोदी जी ने रखा है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आज का बजट दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, जहां 55 वर्ष लग गए 2 ट्रिलियन या पहले ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए, 2 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए हम 2014 तक पहुंचे, लेकिन अगला 1 ट्रिलियन US डॉलर जोड़ा गया तो केवल 5 वर्षों के अंदर जोड़ा गया। ये दिखाता है विश्वास जो मोदी जी ने पैदा किया हर हिंदुस्तानी के अंदर, अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से देश की गरीब महिला से लेकर युवा, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी वो सब पहुंचाया जिसकी उसने शायद उम्मीद छोड़ दी थी 70 वर्षों तक। वहीं बीजेपी ने आम बजट को जहां सबके विकास और सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी और क्रांतिकारी बजट बताया, वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। Nothing new. Simply they are trying to
project an India which maybe appeared as an El Dorado for all, but in reality, all of us experiencing the pain of economy. There is no, plan for employment generation. There is no distinct plan for any facilities to be given to the agriculture sector, labor sector. वहीं बजट को लेकर व्यापार जगत से जुड़ी हस्तियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं कि बजट को लेकर उद्योगपतियों का क्या कहना है। And I think the budget has a lot of features जो extra strong फीचर्स बजट में है कि वो हमारे जो देश में एक कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड को उस पर ठीक से कर सके, ताकि हम 7% ग्रोथ और उसका आगे चलते हुए उससे ज़्यादा ग्रोथ हम लेके आ सकते इकोनॉमी में, ताकि हम ये साल $3 ट्रिलियन और उसका बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम जा सकते हैं। सो ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको एक बैलेंस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी स्ट्रेंथ्स जो हमने पिछले 30-40 सालों में बनाई हैं, ये स्ट्रेंथ्स को हम लेवरेज कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। अराउंड प्रोसीजरल एंड अदर सिंप्लीफिकेशन फॉर टैक्स पेयर्स, अगेन देयर आर सम इनिशिएटिव्स फॉर कंपनीज. There is this dispute resolution scheme which has been introduced for your this is only indirect tax. This is for your pre-GST disputes. And I think it's very, very welcome. सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की है कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स किया हुआ है कि भैया रिटर्न आपके सिंप्लीफाई हो गए, जीएसटी से काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हुआ है, और जो डीमो के बाद एक लोगों को मानना था कि कैश से तो चलो बड़ा वी शुड गेट इनटू डिजिटल इकोनॉमी, उसको एक बढ़ावा दिया है। ये सब अच्छी चीज़ है। पहली दफ़ा किसी बजट में अलग जो काम करते हैं महिलाएं, मतलब इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बात की थी कि उसे हम पूरे देश में उस प्रोग्राम को हम फैलाएंगे और उनको एक्स्ट्रा लोन्स देंगे, ये सुन के मैं बहुत खुश हूँ। केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए आवंटन में 78% की बढ़ोतरी भी की गई है। आम बजट पेश करते हुए कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन कार्ड की बेहद अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो, टोल, हर जगह एक ही कार्ड से पेमेंट के लिए डिजिटल व्यवस्था की जा रही है। रुपए कार्ड से इसे लिंक किया जाएगा। देश के खजाने में टैक्स से उगाही बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अब बैंक से कैश निकालने पर भी टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल भर में अगर कोई व्यक्ति बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकालता है तो उस पर 2% अतिरिक्त TDS लगाया जाएगा। सरकार ने सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% करने का भी प्रस्ताव किया है। Indian Railways suburban and long distance services do a phenomenal task in cities like Mumbai and smaller cities. Railways will be encouraged to invest more in suburban railways. और अब बात करेंगे ICC वर्ल्ड कप की। ICC विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा और दोनों टीमों के बीच मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि श्रीलंका अंतिम 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। दूसरा मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर आमने सामने होंगी। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 315 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 44.1 ओवर में 221 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 6 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। टेनिस की दिविज शरण ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती को बरकरार रखते हुए पुरुष युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शरण और ब्राजील के
मार्सेलो डेमोलाइनर की जोड़ी ने सैंडर गिले और जोर्डान विल्गेन की बेल्जियम की जोड़ी को 3 घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में 7-6, 5-7, 7-6, 6-4 से हरा दिया। बात खास शख्सियत की, फिल्म निर्देशक मणि कौल की आज पुण्यतिथि है। ये फिल्मों में अपनी प्रयोगवादी धारा के लिए जाने जाते थे। सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं उनकी फिल्मों की कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार। वो जोधपुर के एक कश्मीरी परिवार में पैदा हुए थे। 25 दिसंबर 1944। होश संभालने पर उन्होंने अपने परिवार में सिविल सर्वेंट्स ही देखे थे। रविंद्रनाथ कौल उनका असली नाम था और उन्हें कुछ क्रिएटिव करना था। पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्हें ऋत्विक घटक जैसे गुरु का साथ मिला। मणि कौल ने अपने करीब 45 साल के फिल्म जीवन में 25 डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्में बनाई। वो कहा करते थे कि उनकी फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के बीच एक बेहद महीन रेखा है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। मणि कौल की फिल्में परत दर परत आस्वाद समेटे होती हैं और एक दर्शक के रूप में हमसे अधिक भागीदारी की मांग करती हैं।